हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी में हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। व्यक्तित्व के टॉपिक में हम सिगमंड फ्रॉइड की टॉपोग्राफिकल मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डिफेंस मैकेनिज्म एंड साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्लास है, ये वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें हम सिगमंड फ्रॉइड का टॉपोग्राफिकल मॉडल में चाहे कॉन्शियस माइंड हो, अनकॉन्शियस माइंड हो, प्री कॉन्शियस माइंड हो, उसके अलावा इड, ईगो, सुपर ईगो, उसके अलावा साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जिसमें 5 स्टेजेस हैं, और डिफेंस मैकेनिज्म, एक ब्रीफ डिस्कशन समरी इसमें रहेगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक ब्रीफ समरी रहेगी। यहाँ से आप अपने इस टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में मैं ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ये किसने दी थी? ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड। तो सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है कि साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये किसने दी थी? ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड की एक बुक थी जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी एक बुक दी थी। सिगमंड फ्रॉइड है ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे कि ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये अपने मेंटल पेशेंट्स पर काम कर रहे थे। जब ये अपने मरीजों पर काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो मनुष्य की जो अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं यानी पूर्व बाल्यावस्था के जितने भी अनुभव होते हैं वो बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करने में मदद देते हैं। पहली चीज़ इन्होंने बताई कि बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर पहले 5 साल तक जो टाइम पीरियड होता है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड किसको माना है? बर्थ टू 5 ईयर्स तक। इन्होंने कहा कि जन्म से 5 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सबसे अहम, सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। सबसे अहम भूमिका इसी की होती है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चे का जो अर्ली चाइल्डहुड के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं यानी पूर्व बाल्यावस्था के जो भी अनुभव है, पूर्व बाल्यावस्था के अनुभव, जो जिस भी तरह के अनुभव बच्चे को पूर्व बाल्यावस्था में मिल रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड में जिस भी तरह के अनुभव बच्चे को मिल रहे हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है यानी जो हमारा अचेतन मन है, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? अचेतन मन को दी। इन्होंने कहा कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ें होती हैं? जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हुई, जो हमारा अग्रेशन है, जो हमारा गुस्सा है, ऐसी जो भी काम जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन वो हमारे मन में आते हैं, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर हो गई, ये सब चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी हमारी स्मृतियां हैं, चाहे वो कटु स्मृतियां हो, मेनली जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है यानी जो हमारा अचेतन मन है, इनमें हमारी कटु स्मृतियां होती हैं, बैड मेमोरीज होती हैं। ये जो बैड मेमोरी हैं ये ना चाहते हुए भी हमारे व्यवहार में हमें देखने को मिलती हैं। ये कहते हैं कि जब कोई भी व्यवहार किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि ये पर्टिकुलर जो बिहेवियर हम कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन हर एक बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कई बार कुछ चीज़ों का हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, हम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो किसके कारण होता है? वो अनकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। इसीलिए इन्होंने इस माइंड को समझने के लिए इन्होंने टॉपोग्राफिकल मॉडल दिया। टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी या माइंड कहेंगे हम इसे, टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड को इन्होंने 3 टाइप में डिस्कस किया, 3 टाइप में डिस्क्राइब किया। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहेंगे चेतन मन। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम प्री कॉन्शियस भी कहते हैं।
ये हो गया अवचेतन, और थर्ड है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, जिसको कहते हैं अचेतन मन। इन्होंने मन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो, जो हमारा ब्रेन होता है ये एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, लेकिन जो ये मन है ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। इन्होंने इस माइंड को 3 टाइप में डिस्क्राइब किया। कॉन्शियस कौन सा होता है? जो हम एट प्रेजेंट, जब हम हमारा माइंड लगा रहे होते हैं, एट प्रेजेंट हम थिंकिंग कर रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें किसके कारण हो पा रही हैं? कॉन्शियस माइंड के कारण हो पा रही हैं। जब हम सुन रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, तो हम हमारे कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे होते हैं। हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम शब्दों का चुनाव सामने वाले को देखकर करते हैं कि हमारे सामने कौन है, हमारे सामने दोस्त है, हमारे सामने हमारा माता पिता है, या फिर कोई हमारा टीचर है, कौन है हमारे सामने, उसी को देखकर हम अपने शब्दों का चुनाव करके उससे बात करते हैं। तो इसमें हम हमारा कॉन्शियस माइंड लगा रहे होते हैं, इसमें हम हमारा चेतन मन लगा रहे होते हैं। उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड की हम बात करें, जो प्री कॉन्शियस माइंड है ये कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और अचेतन मन के बीच में ब्रिज का काम करता है। कई ऐसी चीज़ें जो हमें अभी एट ए प्रेजेंट याद नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर अटेंशन देंगे तो हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं, उनको हम फिर से याद कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? वो सारी चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड में होती हैं, यानी अवचेतन मन में होती हैं। जैसे कोई इंसान आपसे मिलने आता है, लेकिन अभी आपको याद नहीं है कि वो कौन है, लेकिन जब वो आपको बताएगा कि हम वहाँ पर मिले थे, मेरा नाम ये था, हमारी इस तरह की बातें हुई थी, तो जब आप उस पर अटेंशन डालेंगे तो आप उसको पहचान पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके कहाँ पर थी? ये आपके प्री कॉन्शियस माइंड में थी। यानी जो भी चीज़ें आपके प्री कॉन्शियस माइंड में होती हैं उनको आप रिट्रीव करके दोबारा से याद कर सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन में वो सारी कटु स्मृतियाँ होती हैं, सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं, अग्रेशन होता है, सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं जो आपकी कभी पूरी नहीं हुई, वो सब चीज़ें कहाँ जाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको आप रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, उनको आप रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ये खुद ब खुद आपके कॉन्शियस माइंड में ये आती हैं। इनका टाइम डिसाइड नहीं होता है, इनका प्लेस डिसाइड नहीं होता है कि कब ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाएं। ये खुद ब खुद आती हैं, ये बहुत ड्रास्टिक होती हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, इसके बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? सब कॉन्शियस माइंड है, ये हमारे ब्रिज का काम कर रहा है। सिगमंड फ्रॉइड ने कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए इन्होंने इसको एक आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया था। किससे? आइसबर्ग से कंपेयर किया था, यानी एक जो बर्फ़ की चट्टान है उससे इसको कंपेयर किया था। जिस तरह से जो बर्फ़ की चट्टान ऊपर कुछ पार्ट दिखाई देता है, उसके नीचे बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसी तरह से जो जल के सतह के ऊपर जो पार्ट है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। ये कहते हैं कि ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये लगभग 10% होता है, इसको 1/10 पार्ट भी कहा गया है, और जो 9/10 पार्ट है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड और हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। ये 9/10 पार्ट यानी ये जो 90% है इसका भी 10 से 15% ही हमारा अवचेतन मन होता है। बाकी जो आपका बच गया 75 से 80% बच गया, वो कौन सा है? आपका अनकॉन्शियस माइंड है। 75 से 80% सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो किसका है? अनकॉन्शियस माइंड का है, और इन्होंने इसी को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी को समझने के लिए इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये था टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड। 3 टाइप बताए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में इन्होंने कहा कि जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। कौन कौन सी है वो 3 चीज़ें? इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड को हम कहते हैं इदम, ईगो को कहते हैं हम अहम,
और सुपर ईगो हो गया परा अहम। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी इदम, अहम और परा अहम। 3 चीज़ों से मिलकर किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व है ये बनता है। इनको समझता है इड, ईगो और सुपर ईगो। इड है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ये सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। ये किस पर काम करता है? सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। उसके अलावा जो ईगो है ये रियलिटी पर बेस्ड होता है, यानी ये वास्तविकता पर बेस्ड होता है। ये किस पर बेस्ड होता है? वास्तविकता पर बेस्ड होता है। सुपर ईगो किससे? परा अहम है ये मोरलिटी यानी नैतिकता पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? नैतिकता पर बेस्ड होता है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फिर जो इड है इसको कंट्रोल कौन करता है? इड को कंट्रोल करता है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। अचेतन मन है ये इड को कंट्रोल करता है। और जो सुपर ईगो है इसको कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन है ये कंट्रोल करता है। और जो ईगो है इसको कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस यानी चेतन व अवचेतन, चेतन व अवचेतन मन है ये ईगो को कंट्रोल करता है। इड है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ये बाय बर्थ होता है, जन्म से हर एक बच्चे में पाया जाता है। जो इड है ये बाय बर्थ मिलता है, जन्म से ही हर एक बच्चे में ये पाया जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे क्या चाहिए होता है? प्लेजर चाहिए होता है, कंफर्ट चाहिए होता है। जब उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस हो रही होती है, ईड है मेनली ये प्रिमिटिव नीड्स पर काम करता है। अब ये प्रिमिटिव नीड्स कौन सी होती हैं? जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, नींद की ज़रूरत हो गई, भूख हो गया, खाना चाहिए, प्यास लगी है, ये सब चीज़ें हैं, ये प्रिमिटिव नीड्स होती हैं। तो जो प्रिमिटिव नीड्स हैं इनको तुरंत पूरा हो जाना। इड चाहता है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे अभी खाना चाहिए। ये क्या है? ये सुखवादी सिद्धांत है। ये रियलिटी पर काम नहीं करता कि अभी खाना अवेलेबल है या नहीं है, उससे इसे कोई मतलब नहीं होता। उसे भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए और उसी टाइम इसे खाना चाहिए, मतलब इमीडिएट सेटिस्फेक्शन इसको चाहिए होता है। इड में इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। कोई भी चीज़ इनको पसंद आ गई तो वो चीज़ चाहिए, चाहे वो उसके लिए बनी है या फिर नहीं बनी है। माता पिता उसे ला के दे सकते हैं, नहीं ला के दे सकते, इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता है। ये आपके सुखवादी सिद्धांत पर काम करती है। इसको क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए, इसको सुख चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। ये वास्तविकता से बहुत दूर होता है, नैतिकता से बहुत दूर होता है। उसके बाद आता है आपका ईगो। ये तो बाय बर्थ होता है, लेकिन ईगो बच्चे में डेवलप होता है जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता है तो वो रियलिटी को समझने लगता है, वास्तविकता को समझने लगता है। अब वो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता। अब वो अगर उसे किसी चीज़ की डिज़ायर भी है तो वो वेट कर सकता है। अभी उसे ये पता है कि उसे खाना चाहिए और अभी खाना नहीं बना है, खाना प्रोसेस में है, तो वो खाना बनने की वेट करेगा, वो रोएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है? उसे वास्तविकता समझ में आने लगी है। जो बच्चे में ईगो है ये 3 से 5 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है। 3 to 5 ईयर बच्चे में ईगो का डेवलपमेंट हो जाता है। ईगो है ये वास्तविकता पर, रियलिटी पर बेस्ड होता है। और उसके बाद आता है सुपर ईगो, यानी नैतिकता पर, मोरलिटी पर काम करता है। जो आप में गिल्ट की भावना आती है वो सुपर ईगो के कारण आती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपसे कोई भी कुछ लेने आया और आपने उसे मना कर दिया कि मैं ये नहीं दूंगा, और मना करने के बाद जो आपको गिल्ट आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है? ये सुपर ईगो के कारण आ रहा है। जो मोरलिटी है, क्या सही है क्या गलत है, मोरलिटी पर जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो कौन है? आपका सुपर ईगो है। सुपर ईगो है ये गॉड की तरह आपको बिहेव करवाता है। किसकी तरह? गॉड की तरह बिहेव करवाएगा। और जो इड है ये आपको एनिमल की तरह बिहेव करवाता है। ये किसकी तरह? एनिमल यानी पशु की तरह आपको बिहेव करवाएगा। और जो ईगो है ये आपको इंसान ही बनाए रखता है, ये आपको ह्यूमन ही बनाए रखता है। तो जो आपका ईगो है ये कंट्रोल करता है इड और सुपर ईगो को। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इड और सुपर ईगो को कंट्रोल कौन करता है? इड और सुपर ईगो को कंट्रोल करता है ईगो। ईगो चाहता है कि इमीडिएट सेटिस्फेक्शन भी ना हो और आप बहुत ज़्यादा मोरल भी ना हो जाएं कि आप अपना खाना क्या करें, आप अपना खाना सबको दे दें। आपको भूख लगी है लेकिन आपने खाना नहीं खाया, आप
आपसे कोई खाना लेने आया और आपने सारा खाना दूसरे को दे दिया, ये क्या है? आपकी नैतिकता है। आपने खाना बिल्कुल भी नहीं दिया, ये क्या है? आपका ईड है। आप अपने लिए थोड़ा खाना बचा लें और बाकी जो खाना है वो आप किसी दूसरे को दे दें, ये क्या है? ईगो है। ईगो रियलिटी पर काम करता है, उसे पता है उसे भूख लगेगी तो उसे भी खाना चाहिए, थोड़ा खाना अपने लिए बचाया बाकी दे दिया, ये क्या है? ईगो है। ईगो कंट्रोल करता है ईड और सुपर ईगो को। होपफुली स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी आपको क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि मनुष्य की जो पर्सनालिटी है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आती है आपकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्या है आपकी? साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यानी मनोलैंगिक व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस दी। ये कहते हैं कि मनुष्य की जो पर्सनालिटी है वो 5 स्टेजेस में सीक्वेंस में होती है, किसी भी स्टेज को आप स्किप नहीं करेंगे, एक के बाद एक स्टेज में मनुष्य की जो पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। और इन्होंने जो डेवलपमेंट है उसका बेस किसे माना? लिबिडो को माना। किसको माना? लिबिडो। लिबिडो क्या होती है? सेक्सुअल अर्ग होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है। सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं कि मनुष्य की जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, मनुष्य की जो व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उसको कंट्रोल कौन करती है? उसकी सेक्सुअल एनर्जी है वो कंट्रोल करती है। इन्होंने 5 स्टेजेस की बात की। कौन कौन सी? ओरल, जिसको मुखावस्था कहेंगे, पहली ओरल। दूसरी आती है एनल, ओरल एनल। तीसरी आती है फैलिक, ओरल एनल फैलिक। फोर्थ आती है लेटेंसी और फिफ्थ आती है जेनाइटल। ये 5 स्टेजेस की इन्होंने बात की। ओरल स्टेज में ये कहते हैं कि हर एक स्टेज में जो जेनरस जोन होता है वो हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग होता है, यानी बच्चे को जो प्लेजर मिलता है, बच्चे को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग अलग पार्ट से मिलता है। जैसे हम ओरल स्टेज की बात करें, ओरल स्टेज में बच्चे को जो प्लेजर मिलेगा, जो उसकी सेक्सुअल अर्ग है सेटिस्फाई होगी, वो माउथ के थ्रू होती है, क्योंकि ओरल स्टेज में बच्चा 0 से 18 मंथ तक होता है। इस टाइम पीरियड में बच्चा मेनली सकिंग करता है, अपनी माँ से फीड लेता है, यहाँ पर वो सक करेगा, च्विंग करेगा। तो अगर बच्चे को जो उसे फीडिंग चाहिए वो प्रॉपर मिली तब तो बच्चे की हेल्दी पर्सनैलिटी बनेगी। ये कहते हैं कि अगर उसे ओवर फीडिंग मिले या फिर उसे फीडिंग मिली ही नहीं तो बच्चे में क्या आ जाती है? फिक्सेशन आ जाती है। अब ये फिक्सेशन क्या होती है? फिक्सेशन एक ऐसी स्टेज होती है जो बच्चे की पर्सनैलिटी को स्टक कर देती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को रुका हुआ सा महसूस होती है, बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। फिक्सेशन है, कमी और अधिकता दोनों की वजह से होती है। बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर फिक्सेशन हुई। तो अगर बच्चे को फीड अच्छे से मिला तब तो बच्चे में फिक्सेशन नहीं होगी। अगर बच्चे में फीड कम मिला या फिर बहुत ज़्यादा मिला, उसके कारण बच्चे में क्या हो जाती है? उसके कारण बच्चे में फिक्सेशन की स्टेज आ जाती है। और अगर बच्चे में फिक्सेशन की स्टेज आई तो वो बाद में जो लेटर टाइम आ रहा है उसके लाइफ का, उसको प्रभावित करता है। अगर बच्चे को प्रॉपर फीडिंग नहीं मिली तो बच्चा अपने नेल बाइटिंग करना शुरू कर देगा, च्युइंगम चबाना शुरू कर देगा, उसके अलावा स्मोकिंग करना शुरू कर देगा, अल्कोहल वाली चीज़ें, ये सारी जो हैबिट डेवलप होती हैं वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि उसका ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो गया था, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद आता है एनल। एनल में क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग का होता है। पेरेंट्स हैं वो बच्चे को यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की मदद देते हैं। यहाँ पर बच्चे हैं वो अपने जेनाइट्स को, अपने जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको वो महसूस करने लगते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने टॉयलेट को रोककर और उसको रिलीज करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे को किसी भी काम में खुशी मिल सकती है। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि एनल स्टेज में बच्चा अपने जो वेस्ट है उसको रिटेन करेगा, उसको रोकेगा और उसको एक्सपेल करने में उसे प्लेजर मिलता है। तो यहाँ पर जो मेन टास्क होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग होता है। फिर उसके बाद आता है फैलिक। फैलिक स्टेज में आकर बच्चे को मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाता है। फैलिक स्टेज में बच्चे में 3 से 5 साल में आती है। 3 से 5 साल में बच्चों को मेल और
फीमेल में डिफरेंस समझ में आ जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो एक बॉय में आता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो गर्ल में आता है। ओडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस है ये किस में आएगा, बॉय में आएगा। बॉय है वो अपनी माँ की तरफ, मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इलेक्ट्रा है ये गर्ल में आता है, गर्ल है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा तो गर्ल है वो अपनी मदर को अपना कॉम्पिटिटर मानेगी। वो मानती है कि जो पिता का लव, प्रेम, अफेक्शन उसे मिलना चाहिए था, पूरा उसी का हक था, वो माँ उससे शेयर कर रही है। इसलिए बच्चे में जो गर्ल है उसमें इलेक्ट्रा डेवलप होता है। और जो ओडिपस है ये बॉय में आता है। बॉय है वो अपने फादर को अपना कॉम्पिटिटर मानता है, माँ के लव का, माँ के अफेक्शन का। तो यहाँ पर ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो बच्चे में डेवलप होता है। कौन सी स्टेज में, फैलिक स्टेज में, जब बच्चा 3 से 5 साल में होता है। लेटेंसी स्टेज में यहाँ पर बच्चे की जो सेक्सुअल एनर्जी है ये दबी हुई महसूस होती है। यहाँ पर बच्चा कोई भी सेक्सुअल एनर्जी को शो ऑफ नहीं करता है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्टेज नहीं मानी गई है। यहाँ पर बच्चा सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाता है। यहाँ पर बच्चा सोशल एक्टिविटी, सोशल रूप से एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद जेनाइटल आती है। यहाँ पर बच्चे में अपोजिट सेक्स को लेके अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरिटी बच्चे में आ चुकी होती है, क्योंकि प्यूबरिटी बच्चे में आ चुकी होती है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेनली जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है इसका जो बेस है वो क्या होता है, लेबिडो होता है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की 5 स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ये आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। उसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड हैं, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी, यानी रक्षात्मक युक्तियों की बात की थी। जो रक्षात्मक युक्तियां हैं ये किस काम आती हैं, ये मनुष्य के जो कॉन्शियस माइंड है, मनुष्य का जो मन है, मनुष्य के जो इमोशनल हेल्थ है, मनुष्य की जो मेंटल हेल्थ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा ईगो है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये यूज करता है डिफेंस मैकेनिज्म का, यानी रक्षात्मक युक्तियों का। और डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षात्मक युक्तियां। तो डिफेंस मैकेनिज्म को देने का श्रेय सिगमंड फ्रॉइड ने स्टार्ट किया था, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने इनिशियली थोड़ा बहुत काम किया था। उसके बाद इनकी जो डॉटर थी एना फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म पर ज़्यादा काम किया था। डिफेंस मैकेनिज्म है वो कोई भी मनुष्य है वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से यूज करता है। ज़्यादातर अनकॉन्शियसली होती है, यानी अचेतन रूप में होती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को बचाए रखने के लिए जो हमारा ईगो होता है, जो रियलिटी पर काम करता है, वो एक शील्ड बना देता है सिचुएशन और हमारे माइंड के बीच में, ताकि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक बनी रहे। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जिनको फेस करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है एट ए टाइम। धीरे धीरे हमें उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं, हम उसके रूट कॉज पर काम करते हैं, लेकिन इमीडिएटली उससे बचने के लिए हमारा जो ईगो है ये डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन करना। यहाँ पर जो प्रतिगमन का यूज है ये अडल्ट भी करते हैं और लेटर चाइल्डहुड के बच्चे भी करते हैं। हर एक स्टेज का जो इंसान है वो प्रतिगमन यानी ये जो रिग्रेशन है डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। यहाँ पर बच्चे के सामने प्रॉब्लम आई, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी एक 6-7 साल का बच्चा है, उसके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आता है। अभी वो देखता है कि न्यूबॉर्न बेबी की ज़्यादा केयर होती है, उसे ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, उसे ज़्यादा लव मिल रहा है, मुझे कंपैरेटिवली कम प्यार मिल रहा है। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी की तरह बिहेव करने लगता है। अब बैठे आपकी गोद में आकर बैठ जाएगा, वो चाहेगा कि आप अपने हाथ से उसे खाना खिलाएं। उसके अलावा वो चाहेगा कि वो आपकी गोद में ही सोए, आप ही उसे नहलाएं धुलाएं, सारे काम आप ही करें, क्योंकि बच्चा है वो
अपने से जिस स्टेज में फ़िलहाल है वो है, उस स्टेज से पिछले वाली स्टेज में आकर बिहेव करने लगता है, उसी तरह से वो व्यवहार करने लगता है। उसे लगता है कि वो जब पिछली वाली स्टेज में चला जाएगा तो उसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चे के सामने कॉन्फ्लिक्ट था। बच्चा अपने लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए लड़ रहा था। उसे वो अपने छोटे भाई बहन के जितना ही लव अफेक्शन चाहिए था, केयर चाहिए थी। यहाँ उसके सामने ये कॉन्फ्लिक्ट था। वो अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए उसका ईगो क्या करता है, उसको पहली वाली स्टेज में ढकेल देता है। वो पहली वाली स्टेज में जाकर उसी तरह से बिहेव करने लगता है। ये होता है रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। उसके बाद में आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन रिप्रेशन होता है दमन करना, दमन करना। रिप्रेशन यानी दमन करना। दमन करना का मतलब क्या है, बहुत सारी हमारी लाइफ में कटु स्मृतियाँ होती हैं, बैड मेमोरीज होती हैं जिनको हम याद नहीं रखना चाहते। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, वो हमें याद नहीं होती हैं। जैसे बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वो अभी हमें याद नहीं है, वो धीरे धीरे करके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं टाइम के साथ साथ। ये क्या होता है, ये होता है आपका रिप्रेशन यानी दमन करना। अनकॉन्शियस में जाने के बाद वो चीज़ें हैं वो हमें याद नहीं आती हैं। उसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे, सप्रेशन। सप्रेशन सप्रेशन को कहते हैं हम समन करना। समन करना, यहाँ पर टाइम के साथ साथ जो कटु स्मृतियाँ हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में नहीं जाएंगी। इनको हम चाहकर दबाव देकर हम इसको कहाँ पहुँचा रहे हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में पहुँचा रहे हैं, अपने अचेतन मन में पहुँचा रहे हैं। देखो, रिप्रेशन और सप्रेशन में फ़र्क समझने की कोशिश करो। रिप्रेशन में टाइम के साथ साथ अपने आप वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, अभी हमें याद नहीं है। लेकिन सप्रेशन में क्या होता है, ऐसी यादें जिनको हमें याद नहीं कर रहा है उनको हम अपने जानबूझ के हमारे कॉन्शियस माइंड का यूज करके हम उसको हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में हम उसे भेज देते हैं। ये होता है समन करना। इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, रिग्रेशन, रिप्रेशन एंड सप्रेशन में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन करना। आप क्या करते हैं, एक जगह की जो बैड मेमोरीज होती हैं, एक जगह के जो बुरे अनुभव होते हैं उनको आप शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह पे, आप अपने पास नहीं रखते। आपको किसी ने डांटा तो आप उसको अपने पास ना रखकर आपने किसी और को डांट दिया, तो ये क्या हुआ, ये विस्थापन हो गया। आप अपने जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपने पास नहीं रखते। उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, उस एंजाइटी का रिलीज़ करने के लिए आप किसी दूसरे इंसान को चुनेंगे, और जो दूसरे इंसान को आप चुन रहे हैं वो आपसे लेस कैपेबल होगा, यानी वापस वो आपको नहीं मार सकता। ये होता है डिस्प्लेसमेंट करना। डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है आपका डिनायल। डिनायल का मतलब क्या होता है, आपने रियलिटी को स्वीकार ही नहीं किया, डिनायल की स्टेज में चले गए। आपके सामने कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आई जिसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, उसको आपने बिल्कुल डिनाई कर दिया। जैसे किसी अपने की अगर डेथ हो जाती है तो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, वो रोते भी नहीं हैं, वो डिनायल की स्टेज में चले जाते हैं। वो उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, वो उसको स्वीकार ही नहीं करते। उनको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ उनकी लाइफ में घटा भी है, घटित भी हुआ है। तो ये क्या है, ये डिनायल की स्टेज होती है। ये वास्तविकता को अस्वीकार कर देना ही होता है। फिर उसके बाद आता है आपका डे ड्रीमिंग यानी दिवास्वप्न करना। दिवास्वप्न में आपके ऐसे कुछ ड्रीम हैं जिनको आप लाइफ में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिन में बैठकर उसको सोच रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये आपका डे ड्रीमिंग करना होता है, ये आपका दिवास्वप्न देखना होता है। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को कॉपी कर लेना। आपको कोई भी एक पर्सनैलिटी पसंद है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे कोई हीरो हो, कोई भी कैरेक्टर है जिसकी पर्सनैलिटी आपको पसंद है, आप अपनी पर्सनैलिटी को भूलकर उसकी पर्सनैलिटी को आप कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका आइडेंटिफिकेशन करना।
उसके बाद आता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर रहे हैं। आप में मान लीजिए बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो आप गुस्से में किसी की पिटाई नहीं करेंगे, आप उस गुस्से को दूसरे वे में चैनलाइज कर देंगे जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो आप अपना गुस्सा ना निकाल कर आप किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, आप बाहर वॉक पे चले जाते हैं, आप मूवी देखने लग जाते हैं। ये क्या हुआ, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया आपने दूसरे वे में, ताकि आप उस कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें, क्योंकि अगर आप उससे लड़ेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। ये इस तरह के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो सिगमंड फ्रॉयड और उनकी बेटी एना फ्रॉयड ने दिए थे। साइकोडायनामिक्स की जो सिगमंड फ्रॉयड से रिलेटेड काम है यही टोटल है, यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।